नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहाँ पिछली कक्षाओं में हमने ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों को पढ़ना शुरू किया था, ब्रिटेन की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को पढ़ना हमने शुरू किया था। और इन आर्थिक नीतियों को पढ़ते समय, इन इकोनॉमिक पॉलिसीज को पढ़ते समय हम ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि भारत पर अधिकार करने के लिए, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए और भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए ब्रिटेन ने 3 भू राजस्व नीतियां अपनाई थी। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई रैयतवाड़ी की व्यवस्था जो सबसे अधिक क्षेत्र पर लागू की गई, और महलवाड़ी की व्यवस्था। कल की क्लास में हमने इन व्यवस्थाओं को पढ़ लिया था, तो एक बार हम पहले इन्हें रिकॉल करेंगे और फिर आज की क्लास में हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और साथ ही साथ धन के निष्कासन अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से चीजों को समझिएगा। पहले रिकॉल करते हैं और आज वो चार्ट भी हम बना करके ले आए हैं, एक मैप भी हमको बहुत अच्छा गूगल से मिला है, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो ध्यान दो, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हमने यही देखा था कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसको कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले 12 महल मद्रास में शुरू किया था, लेकिन ये व्यवस्था असफल हो गई थी। यहाँ रैयत का अर्थ किसान से होता था और किसान का सीधा समझौता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता था, जो इस इमेज में आपको समझ में आ रहा है। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नियम कानून बनाए थे इस व्यवस्था को लेकर के। बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे में लागू किया। गोल्ड स्मिथ और विनगेट ने इसमें सुधार किया और इसका आधार था डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत। ये डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था थी। ये संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी, विशेष तौर पर दक्षिण भारत में मद्रास, बंबई, कुर्ग, असम के कुछ भाग और सिंध। देखिए ये मैप में जो भी आपको पिंक कलर से इलाके दिख रहे हैं, उन क्षेत्रों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। बर्मा में भी इसी व्यवस्था को लागू किया गया था। जो इलाके आपको लाइट ब्लू कलर से दिख रहे हैं वो स्थायी बंदोबस्त के इलाके हैं, और जो थोड़ा सा आपको कौन सा कलर बोले से, ठीक है, तो इस रंग में जो आपको इलाके दिख रहे हैं वो इलाके हैं जहां पर महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें यूपी, सेंट्रल प्रोविंस और पंजाब वाला इलाका आता है। हमने रैयतवाड़ी की विशेषताओं का भी अध्ययन किया था, हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी। यहाँ भूमि का मालिक किसान अर्थात रैयत को माना जाता था और भू राजस्व का प्रत्यक्ष समझौता भी किसान के साथ किया जाता था। भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, मापन किया जाता था और पंजीकरण किया जाता था। भू राजस्व दर तय नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि उपज का लगभग 50% था, प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 50% था। भू राजस्व ना देने पर जमीन को जब्त कर लिया जाता था। भू राजस्व संग्रह कंपनी के अधिकारी या कलेक्टर किया करते थे। प्रभाव, कंपनी की प्रशासनिक लागत बढ़ी क्योंकि उन्हें कलेक्टर नाम के अधिकारी को नियुक्त करना पड़ता था। किसानों का बहुत शोषण हुआ क्योंकि भू राजस्व की दर अधिक थी और महाजनों के द्वारा शोषण किया गया। महाजनों के द्वारा शोषण इसलिए कि इस व्यवस्था में किसानों को मालिकाना हक दे दिया गया था, फार्मर्स को ऑनरशिप राइट दे दिए गए थे, तो वो अपनी जमीन को गिरवी भी रख सकते थे और बेच भी सकते थे। यह है थॉमस मुनरो, जिसे इस व्यवस्था का जनक कहा जाता है, और ये एल्फिंस्टन है जिसने इस व्यवस्था को बंबई में लागू किया था। फिर हम आगे बढ़े, हमने महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा, महालवाड़ी सिस्टम के बारे में पढ़ा। जैसा इसमें दिख रहा है कि ये किसान जो है ये गांव का मुखिया होता था, जिसे ग्राम प्रधान, तालुकदार या लंबरदार कहते थे। गांव के सभी लोग इसको अपना भू राजस्व देते थे और ये व्यक्ति जाकर के ब्रिटिश अधिकारी को भू राजस्व दे दिया करता था। इसमें 2 लोगों का योगदान था, हॉल्ट मैकेंजी जिसे इस व्यवस्था का जनक कहा जाता है, और रॉबर्ट मार्टिन बर्ड।
ये रॉबर्ट मार्टिन बर्ड वही व्यक्ति था जिसने इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू किया था या उत्तर भारत में व्यवस्थित तरीके से लागू किया था। इस व्यवस्था के बारे में हमने जाना कि हॉल्ट मैकेंजी को इसका जनक कहते हैं। मार्टिन बर्ड उत्तर भारत में बंदोबस्त का जनक था। 1833 के अधिनियम के द्वारा आगे बढ़ाया गया। यह ब्रिटिश भारत की लगभग 30% जमीन पर लागू थी, जहां मध्य प्रांत में विलियम बेंटिक ने, पंजाब में ग्राम सभा व्यवस्था और उत्तर पश्चिम प्रांत में मार्टिन बर्ड ने इसको लागू किया था, और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में ये लागू थी। मार्टिन बर्ड की फोटो में यहाँ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की फोटो भी बनी हुई है। इसके बाद आप देखें तो हमने कुछ और बातें जानी कि महाल का जो अर्थ है वो गांव या गांव के समूह से होता है। यहाँ राजस्व संग्रह का काम ग्राम प्रधान का था। सबसे अधिक भू राजस्व दर इसी में थी। ऐसी इमेजेस हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इमेजेस से भी आपको बहुत कुछ समझ में आए। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि महलवारी में राजस्व की दर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए किसान भी बहुत दुखी थे, जो फार्मर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा दुखी थे। पहले उपज का 80%, फिर 66 और बाद में डलहौजी ने सहारनपुर घोषणा के द्वारा 1855 में इसे कम किया था। लगान ना देने पर भूमि पर ग्राम सभा का अधिकार हो जाता था। महाजनों के द्वारा भी शोषण हुआ और ग्राम प्रधान के द्वारा भी शोषण हुआ। अब ये वो चार्ट है जहां पूरी व्यवस्थाएं एक पेज में है। तो अगर आप बहुत क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो बस आप ये चार्ट पढ़ के जा सकते हैं। सारी चीजें एक ही चार्ट में हमने दे दी है, लेकिन ये चार्ट आपको तुरंत समझ में नहीं आता। अगर सोच के देखिए हमने पहले ही ये चार्ट आपको बता दिया होता तो मुश्किल जाती, लेकिन अब आप व्यवस्थाएं समझ चुके हैं तो ये चार्ट पढ़ना आसान है। मैं स्क्रीन से अलग हो जाता हूं ताकि चार्ट आपको पूरा दिखे, तो देख पाइए तीनों का वर्ष लिखा हुआ है। किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, और महलवारी में नाम लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी का। क्षेत्र स्थायी बंदोबस्त 19% इलाके पे था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, इन सब क्षेत्रों में, उत्तरी कर्नाटक वाला हिस्सा जिसे मद्रास के उत्तरी जिले कहा जाता था, वो जो इलाका आप देख रहे हैं वो मद्रास, बॉम्बे, असम में रैयतवाड़ी को लागू किया गया था, और फिर पंजाब, मध्य प्रांत और यूपी वाले इलाके में महलवाड़ी को लागू किया गया था। यहाँ देख लीजिए सारी चीजें हैं कि संग्रह कौन कर रहा था? जमींदार। वहां कलेक्ट का किसान खुद जमा करते थे, और यहाँ पर ग्राम प्रधान। ऑनर कौन था? यहाँ जमींदार, वहां किसान और वहां ग्राम समुदाय। स्थायी बंदोबस्त में कोई सर्वे नहीं होता था। यहाँ सर्वे दोनों जगह होता था पर स्थायी बंदोबस्त में नहीं होता था। मान लीजिए कई बार एक ऐसा सवाल जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक सवाल इसी रूप में पूछ लिया जाए। इसी तरह से आपको एक सवाल पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन की भू राजस्व व्यवस्थाओं को समझाइए। क्या ये चार्ट आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 7 नंबर में जो प्रश्न होते हैं उसमें इस चार्ट को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन मैं वही कर रहा हूं कि प्री और मेंस ये दीवारें हम खुद बनाते हैं। अगर कंटेंट पर आपकी पकड़ है, आपने एक बार चीजों को अच्छे से समझ लिया, तो चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा दो चाहे मुख्य परीक्षा दो, कंटेंट तो कंटेंट ही रहने वाला है ना, वो आपको काम आएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान आप रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक नए टॉपिक पर आते हैं। ये एक मानचित्र भी है, ये मैप है। तो इस मैप में भी वही सारी बातें जो हमने आपको समझाई थी वो दी गई हैं कि कौन से स्थान पर कौन सी व्यवस्था को लागू किया गया था। ये सब कुछ इस मैप में लिखा हुआ है। अब हम नए टॉपिक पर आते हैं, बिल्कुल नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। औद्योगिकीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिएगा, तो पहले इनको समझते हैं और सारी चीजें फिर बाद में हम पीपीटी से देख लेंगे। बाकी चीजें हम पीपीटी के द्वारा समझ लेंगे। सबसे पहले आप समझें कि आखिर ये जो शब्द है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? औद्योगिकीकरण का अर्थ क्या होता है? बड़ा सीधा सा मतलब है। औद्योगिकीकरण का मतलब होता है पुराने उद्योगों का पतन, डिक्लाइन ऑफ ओल्ड इंडस्ट्री या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, और नवीन उद्योगों की स्थापना का अभाव। नवीन उद्योगों की स्थापना का अभाव, ये इसका मुख्य
मतलब होता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, तो एक ऐसी स्थिति है जहां पर पुराने उद्योग खत्म होते जाते हैं, जहां पर पुरानी इंडस्ट्रीज खत्म होती जाती हैं। तो ये बुरी प्रोसेस नहीं है। अगर पुराने उद्योग खत्म हो और नए उद्योगों की स्थापना हो तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि पुराने उद्योग खत्म तो हो रहे होते हैं, लेकिन नए उद्योगों की स्थापना नहीं होती है, जो न्यू इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं बनती। इस प्रक्रिया को हम विऔद्योगिकीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। यह माना गया कि 1800 से लेकर के 1850 का समय जो भारत में रहा, ये विऔद्योगिकीकरण का समय रहा, ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय रहा। इसके बारे में दादा भाई नौरोजी, आगे जाकर के रजनी पाम दत्त, लाला लाजपत राय, इन सभी लोगों ने विऔद्योगिकीकरण के बारे में लिखा। इन सभी ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिखा। तो अब एक अगला सवाल आता है कि सर आखिर इतना ज्यादा विऔद्योगिकीकरण भारत में क्यों हो रहा था, इसके क्या कारण थे? तो यह भी हमने कल आपको समझाए थे, अगर पुरानी बातें याद हो। तो सबसे पहला कारण था इंपीरियल इंपीरियल प्रेफरेंस। पहला कारण था इंपीरियल प्रेफरेंस, या इसी को हम कहते हैं विभेदीकृत, या इसी को हम कहते हैं विभेदीकृत कर प्रणाली। इंपीरियल प्रेफरेंस या विभेदीकृत कर प्रणाली, जिसको इंग्लिश में हम डिफरेंशिएटेड टैक्सेशन पॉलिसी कहते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इस प्रणाली के तहत जो भी भारतीय उत्पाद होते थे उन पर कर बहुत ज्यादा लगाया जाता था, और जो भी ब्रिटिश उत्पाद होते थे उन पर कर बहुत कम लगाया जाता था। एक्चुअल में इंपीरियल प्रेफरेंस एक ऐसी ही पॉलिसी थी कि ब्रिटेन अपनी वस्तुओं पर बहुत कम कर लगाता था और बाहर की वस्तुओं पर बहुत अधिक कर लगाता था। इसी को विभेदीकृत कर व्यवस्था कहा गया। तो इससे क्या हुआ, जब जब भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाए गए तो इस वजह से भारतीय वस्तुएं बहुत महंगी हो गई। लोगों ने भारतीय वस्तुओं को खरीदना कम कर दिया। जैसे मान लीजिए कि ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक शर्ट है और ये भारतीय शर्ट है, इंडियन शर्ट है, और दूसरी तरफ एक और शर्ट है और ये शर्ट यूके से बनके आई है। अब इसकी कीमत भी अगर हम लागत मूल्य की बात करें तो 100 रुपए है और इसकी भी 100 रुपए कीमत है। लेकिन इस शर्ट पर आपने 50% टैक्स लगा दिया तो इसकी कीमत 150 रुपए हो गई, और यहां पर आपने कहा कि 2% टैक्स लगाते हैं तो इसकी कीमत 102 रुपए हो गई। एक जैसी शर्ट है तो कस्टमर किसको खरीदेगा? कभी भी कस्टमर 150 रुपए वाली शर्ट को तो नहीं खरीदेगा। कस्टमर जाएगा और 102 रुपए वाली शर्ट को ही खरीदेगा, है ना। कस्टमर जाएगा और 102 रुपए वाली शर्ट को ही खरीद करके आएगा। यही तरीका होगा, इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं होगा प्यारे दोस्तों। तो इस वजह से भारत में उद्योगों का पतन होने लगा। इस वजह से इंडिया में इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी। ये सबसे बड़ा कारण था, ये सबसे बड़ा रीजन था इंपीरियल प्रेफरेंसेस। दूसरा कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। दूसरा कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में नए उद्योगों की स्थापना होने लगी। अब उन उद्योगों से जो भी माल बन रहा था उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार चाहिए था, और वो बाजार भारत बना, वो मार्केट इंडिया बना। तो जो एक बहुत बड़ा बाजार वहां क्रिएट हुआ, उस बाजार की आपूर्ति भारत ने की, उस मार्केट को इंडिया ने फुलफिल किया। भारत ही नहीं, दूसरी जगह पर भी। तीसरा, भारतीयों से ये क्या करते थे, बहुत सस्ता कच्चा माल खरीदते थे और इसको ले जा करके अपनी फैक्ट्री में वैल्यू एडिशन करते थे और महंगी कीमत पर यह भारत भेजा करते थे। फिर एक और हमें समझ में आता है कि ददनी जैसी प्रथाओं का इस्तेमाल भी इन्होंने किया। देखो, ददनी प्रथा एक कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था होती थी, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि ये सामान आपको इतनी कीमत पर ही देना पड़ेगा, ठीक है, ये सामान इतनी कीमत पर ही देना पड़ेगा। तो अभी हम पढ़ेंगे ददनी व्यवस्था क्या होती है, कैसी व्यवस्था होती है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ददनी व्यवस्था, अभी बस मैंने आपको हिंट कर दिया। एक और इसका कारण था शिक्षा नीति, या फिर हम ये कहें पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, वेस्टर्न कल्चर।
देखो, वेस्टर्न कल्चर ना एक बहुत स्लो पॉइजन की तरह होता है। वो धीरे धीरे आपके मन में इस तरह आ जाता है कि आप अपनी ही संस्कृति को बुरा मानने लगते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है आप में से हर व्यक्ति ना कभी इस दौर से निकला होगा बचपन में, क्योंकि मैं भी निकला हूं, जब आपको बहुत नफरत हो गई होगी अपने खुद के कल्चर से कि हम ये क्या पहनते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से जीते हैं, ये क्या तरीके हैं जीने के। ये सब कुछ आपके दिमाग में आया होगा, क्योंकि हम उस समय हॉलीवुड फिल्में देख रहे होते हैं, हमारी फिल्मों में भी वेस्टर्नाइजेशन आ चुका है। ये सब हमको प्रभावित करते हैं। तो इंग्लिश एजुकेशन ने कहा कि आप इंग्लिश मैन की तरह बनो। ये क्या कपड़े पहन रहे हो, क्या लिबास पहन रहे हो, कोट पहनो, काला कोट पहनो। ठीक है, आज भी ये चीजें हमारे ट्रेडिशंस का हिस्सा हैं, आज भी ये चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो वेस्टर्न एजुकेशन ने भी, फिर एक और इसका कारण हुआ, वो था देसी रियासतों का पतन। जो भी देसी रियासतें थीं, यही भारत के उद्योगों को बहुत बड़ा आधार प्रदान करती थी। ये इंडिया की इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा आधार प्रदान करती थी। ये बहुत बड़े खरीदार थे, इनके बहुत बड़े खरीदार थे। पर जब देसी रियासतों का पतन हो गया, ये इंडस्ट्रीज खत्म हो गई प्यारे दोस्तों, सॉरी, देसी रियासतें खत्म हो गई, तो बहुत बड़े खरीदार भी खत्म हो गए और धीरे धीरे उद्योगों का पतन होने लगा। इसके अलावा और कारण क्या रहा? एक और कारण था रेलवे का विकास। रेलवे के विकास से क्या हुआ? पहले ये सिर्फ तटीय क्षेत्रों पर थे, रेलवे ने उन्हें आंतरिक क्षेत्रों तक भी पहुंचा दिया। और जहां जहां ब्रिटेन का सस्ता सामान जाता, वहां वहां से भारत के उद्योग खत्म होते चले गए, वहां वहां से इंडिया की इंडस्ट्रीज खत्म होती चली गई। ठीक। इसके अलावा 1813 में ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई। 1813 में फ्री ट्रेड, हमने कल भी डिस्कस किया था कि 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली को खत्म कर दिया गया और लंदन की सभी कंपनियों को अलाउ किया गया कि आप भारत आइए और भारत में व्यापार कीजिए, इंडिया में व्यापार कीजिए। तो इन सब की वजह से भारत में औद्योगिकीकरण हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एक बार ध्यान से पढ़िए, जैसे रॉबिन्स क्रूसो लिखते हैं कि भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारियों और शयन कक्ष तक में घुस चुका है। इतना पॉपुलर था भारत का कपड़ा, इतना ज्यादा पॉपुलर था। एक बार ध्यान से इसको पढ़ो, फिर मैं एक एक पॉइंट आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर यही सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे यहां लिखा है कि विऔद्योगिकीकरण का अर्थ है पारंपरिक उद्योगों का पतन और नए उद्योगों की स्थापना नहीं होना। 1800 से 1850 का दौर था और कारणों में लिखा है सस्ता कच्चा माल, महंगी अंतिम वस्तु, ब्रिटिश औद्योगिकीकरण, विभेदीकृत कर प्रणाली या इसी को हम इंपीरियल प्रेफरेंसेस के नाम से जानते हैं, जहां भारतीय उत्पादों पर उच्च कर लगाया गया और ब्रिटिश उत्पादों पर 0 से 2.5% का कर होता था। भारतीय जहाजरानी उद्योग का पतन हो गया, क्योंकि एक रूल बनाया गया कि अगर भारतीयों को विदेशों में अपना सामान भेजना है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप ही यूज करना पड़ेगा। ददनी प्रथा क्या होती है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रिटेन की शिक्षा नीति, ब्रिटेन की शिक्षा नीति के बारे में कहा जाता है कि इसने एक ऐसे भारतीय का निर्माण किया जो रूप और रंग से तो भारतीय थे, लेकिन अपने आचार और विचार से ब्रिटिश बन गए थे। मतलब आप सिर्फ भारतीय हो अपने रंग से, बाकी आपके विचार, आपके पहनने का तरीका, खाने का तरीका, हर चीज में ब्रिटेन को ब्लाइंडली फॉलो किया जाता था। ठीक है। 1813 में मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी, मतलब ब्रिटेन की दूसरी कंपनियों को भी अलाउ कर दिया गया कि आप भारत आइए और भारत में आकर के व्यापार कीजिए। देसी रजवाड़ों की कमी, जैसा हमने बताया कि देसी रजवाड़े जो प्रिंसली स्टेट हैं, ये बहुत बड़े ग्राहक होते थे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के, इंडिया के हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री के। लेकिन देसी रजवाड़ों का पतन हो गया, बहुत सी रियासतों का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में कर लिया था। रेलवे का विकास, रेलवे की वजह से क्या हुआ कि पहले ब्रिटेन का सामान सिर्फ तटीय क्षेत्रों तक पहुंचता था, अब ब्रिटेन का सामान भारत के आंतरिक भागों तक भी पहुंचने लगा, इंडिया के इंटरनल रीजन्स तक पहुंचने लगा। इसके अलावा चिली में
चिली में प्राकृतिक नाइट्रेट के बारे में पता चल गया। चिली में प्राकृतिक नाइट्रेट के बारे में पता चल गया। उससे पहले नाइट्रेट के लिए शोरा, शोरा मतलब होता है पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट पीटर भी कहा जाता था, इसका प्रयोग किया जाता था। और भारत में बिहार से बड़ी मात्रा में शोरा जो है वो भेजा जाता था ब्रिटेन, और फिर उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन जब चिली में प्राकृतिक रूप से नाइट्रेट का पता चल गया तो शौरा की मांग भी कम हो गई, जो मुख्य रूप से बिहार में आता था। कुछ और तथ्य हैं जहां से प्रीलिम्स में सवाल बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ जगह थी जहां के उद्योग फेमस थे। मुरादाबाद का पीतल उद्योग बहुत फेमस था। कोल्हापुर का शीशा उद्योग फेमस था। ढाका का मलमल फेमस था। लाहौर के गलीचे फेमस थे। नागपुर का सिल्क उद्योग प्रसिद्ध था। बनारस और लखनऊ में जरी का जो काम होता था, वो जरी का काम बनारस में, और लखनऊ में चिकन बॉर्डर, अहमदाबाद की धोतियां, ये सारे उद्योगों का बहुत बुरा हाल हो गया। ये सारी इंडस्ट्रीज का बहुत बुरा हाल हो गया। ये सब प्रसिद्ध उद्योग हैं, फेमस इंडस्ट्री हैं। 1800 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 19% का था, जो 1913 में घट के 1.4% हो गया। जब शशि थरूर ब्रिटेन जाते हैं और वहां पर जाकर के स्पीचेस देते हैं कि कैसे ब्रिटिश रूल ने इंडिया को पैरालाइज कर दिया, तो वो इन्हीं फैक्ट्स को रखते हैं कि क्योंकि ब्रिटिशर्स आज भी ये मानते हैं कि हमने इंडिया जाकर के इंडियंस पर उपकार किया है, क्योंकि वो आज भी व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी को सही मानते हैं। उनके हिसाब से हम व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों का हर जगह जाकर के उद्धार किया है। तो आज भी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि इंडिया में ब्रिटेन ने कुछ बुरा किया है। वो हर चीज को जस्टिफाई करते हैं, इवन वो जलिया बाग जैसी घटनाओं को भी जस्टिफाई कर देते। इस हद तक उनका ब्रेन वॉश हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे उद्योग, ढाका का मलमल बहुत प्रसिद्ध था। लखनऊ में कढ़ाई का काम होता था, चिकन बॉर्डर, वो बहुत फेमस था। बनारस में जरी का काम होता था। मुरादाबाद का पीतल बहुत फेमस था। नागपुर का सिल्क उद्योग, ये सब बर्बाद हो गए। इसमें कुछ और तथ्य हैं, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक स्टेटमेंट दिया कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। हमने पहले भी ये स्टेटमेंट पढ़ा था, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने सूती कपड़ों पर आयात कर घटाया। 1861 और 62 में भारत से कपास निर्यात बढ़ने का कारण अमेरिका का गृह युद्ध था। अब ये कहानी भी थोड़ा सा समझ लीजिए। कपास इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री इंडिया की दो अलग अलग दौर के साथ गुजरी। भारत में पहले भी कॉटन जा रहा था और वहां से कपड़े तैयार हो रहे थे, लेकिन 1861 और 62 में भारत के कपास उद्योग में एकदम से तेजी आ गई। 1861 और 62 में इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आ गया। इसका रीजन ये था कि ब्रिटेन और यूरोप कॉटन अमेरिका से लिया करता था, लेकिन अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया, तो अमेरिका से कॉटन की सप्लाई बंद हो गई। अब कॉटन कहां से मिलेगा? तो भारत से मिलेगा। तो भारत में बहुत ज्यादा लोगों ने कॉटन का प्रोडक्शन किया। अब इसका नुकसान क्या हुआ? जैसे ही अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हुआ, दोबारा से अमेरिका ने यूरोप को कॉटन सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो एकदम से भारतीय कॉटन की मांग कम हो गई और भारत में बहुत सारे कॉटन जो खेत थे, जो इंडस्ट्रीज थी, वो एकदम से डाउनफॉल कर गई। तो भारत में कॉटन उद्योग एकदम से बढ़ा। उसका कारण था अमेरिका में गृह युद्ध का शुरू होना, अमेरिका में सिविल वॉर का शुरू होना, और फिर भारत में कॉटन इंडस्ट्री का क्राइसिस आया। उसका भी बहुत बड़ा कारण था कि अमेरिका का सिविल वॉर खत्म हो गया और दोबारा से अमेरिका ने यूरोप को कॉटन की सप्लाई करना शुरू कर दिया। इंपीरियल प्रेफरेंसेस के बारे में हमने आपको बताया कि साम्राज्य के भीतर व्यापार पर कम शुल्क और साम्राज्य के बाहर के देशों पर उच्च शुल्क लगाने की नीति, इसी को इंपीरियल प्रेफरेंस कहा जाता है।
तो ये है विऔद्योगिकीकरण, ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक। अब आप कहेंगे सर यहाँ से किस तरह के सवाल बन सकते हैं, तो एक सवाल सामान्यतः बनता है कि भारत में विऔद्योगिकीकरण का दौर कब से कब तक रहा, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज कब से कब तक रहा। तो 1800 से 1850 के बीच का जो ड्यूरेशन है वो भारत में विऔद्योगिकीकरण का दौर कहलाता है, वो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज कहलाता है। दूसरा, यह कथन किसका है कि भारत के बुनकरों की हड्डियां मैदानों में फैली हुई हैं और उनको सफेद कर रही हैं, विलियम बेंटिक का। यह कथन किसका है कि हमारे अलमारियां भारतीय कपड़ों से भर चुकी हैं, तो रॉबिन्सन क्रूसो का कथन है। इंपीरियल प्रेफरेंस क्या होता है, अपने देश के उत्पादों को सस्ते कर पर बेचना और दूसरे देश के उत्पादों पर ज्यादा कर लगाने की नीति को इंपीरियल प्रेफरेंस कहा गया। इस नीति को इंपीरियल प्रेफरेंस कहा गया। तो यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक टॉपिक है, कंसेप्चुअल ज्यादा है, पर एक दो सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ से पूछा गया था कि कौन सी जगह पर कौन से वस्त्र फेमस हुआ करते थे, या कौन सी जगह का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध हुआ करता था। तो ये याद रखना कि मुरादाबाद में पीतल उद्योग प्रसिद्ध था, ढाका की मलमल बहुत प्रसिद्ध थी, कश्मीर का शॉल बहुत प्रसिद्ध था, शौर्य का उत्पादन बिहार में बड़े पैमाने पर किया जाता था, ठीक है, अहमदाबाद की धोतियां बहुत प्रसिद्ध थी, लखनऊ में चिकन बॉर्डर का काम होता था, बनारस में जरी का काम होता था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, तो इनका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, दे आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं और अगला टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण अर्थात कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ध्यान से समझना, ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। देखो, कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब होता है खाद्यान्न के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन। इसी को हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं, और नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, नाम से ही ये बात क्लियर है कि जब कृषि में जब किसानों के द्वारा खाद्यान्न फसलों के स्थान पर, फूड ग्रेन्स के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है, कैश क्रॉप को बोया जाता है, तो इसे हम कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। अब खाद्यान्न फसलों में दाल, चावल, गेहूं, मक्का, ये सब हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, फूड ग्रेन है। दूसरी जगह पर कपास, जूट, नील, ये सब वाणिज्यिक फसलें हैं, कमर्शियल हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है इनको बाजार में बेचना और उनसे पैसे कमाना। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ऐसा नहीं है कि भारत में पहले कृषि का वाणिज्यीकरण नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ब्रिटेन से पहले कृषि का वाणिज्यीकरण या कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था। ब्रिटेन ने किसानों को फोर्स किया कि तुम्हें अपने खेतों पर वाणिज्यिक फसलें उगानी होगी, कमर्शियल क्रॉप को उगाना होगा, जिससे भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई, फूड ग्रेन की कमी हो गई, और जब भारत में अकाल पड़े तो इससे भुखमरी की वजह से लोगों की मौत हुई। मैं फिर रिपीट करूंगा कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, कंपनी के शासन से पहले भी भारत में अकाल पड़े हैं, लेकिन लोग इतने बड़े पैमाने पर नहीं मरे, क्योंकि खाद्यान्न अच्छी मात्रा में भारत में होता था और टैक्स की दरें बहुत ज्यादा नहीं होती थी। महलवाड़ी में 80% कर था और 50% तो कॉमन हो चुका था, तो किसानों के पास तो कुछ बचा ही नहीं था साहब। और फिर ऊपर से आपने वाणिज्यिक फसलें बोने के लिए किसानों को मजबूर कर दिया कि आपको वाणिज्यिक फसलों का ही कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तो खाद्यान्न की कमी हो गई और भारत में अकाल भयावह स्थिति में पहुंच गए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या तथ्य हैं आइए देख लेते हैं। कारण, औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल चाहिए था, भू राजस्व की राशि को पूरा करना था, अफीम और चाय का उत्पादन। अब इसमें कुछ क्रम है, जैसे 1773 में अफीम की खेती पर ब्रिटेन का एकाधिकार, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम लाया गया, और उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया कि भारत में या ब्रिटिश भारत में जहां जहां अफीम की खेती होगी उस पर ब्रिटेन का
पूरी तरीके से अधिकार होगा उसको पूरी तरीके से ब्रिटिश ही कंट्रोल करेंगे। ठीक है। दूसरा, 1833 में लखीमपुर असम में पहला चाय बागान लगाया गया। देखो, चाय एक पत्ती के रूप में चीन के लोगों ने सबसे पहले खोजा था। तो चाय की खोज चीन में हुई थी लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास। चाइनीज लोगों ने चाय को खोजा था। भारत में कहा जाता है कि एक व्यक्ति था रॉबर्ट ब्रूस, और इसका भाई था। रॉबर्ट ब्रूस ने भारत में चाय की पहचान की थी असम वाले इलाके में। तो 1833 में दो चीजें होती हैं, और 1833 में चाय बागान क्यों लगा इसको समझिएगा। देखिएगा, इससे 1833 के बाद जो ब्रिटिश थे उनको भारत में जमीन खरीदने का अधिकार मिला था। 1833 के एक्ट के पहले ब्रिटिश को भारत में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं मिला था। 1833 के अधिनियम ने उनको जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया। यहां पर वो आए, उन्होंने असम में चाय बागानों में निवेश किया, या नॉर्थ ईस्ट में चाय बागानों में निवेश किया, और बड़े बड़े चाय के बागान उन्होंने लगाए। इसी रूप में 1833 में लखीमपुर असम में पहला चाय बागान खोला गया, और 1813 तक चीन से भारत में चाय आ रही थी। ऐसा नहीं है कि चाय नहीं आ रही थी, लेकिन चाय के व्यापार पर पूरा का पूरा अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। याद रखिएगा, 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम किया गया था, लेकिन चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार और अफीम का व्यापार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। 1833 में इन सभी व्यापारिक एकाधिकारों को भी खत्म कर दिया गया था। सारी ट्रेडिंग मोनोपोली को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था 1833 में, 1833 में। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर 1837 में, 1837 में चबुआ असम में एक ब्रिटिश चाय बागान लगाया गया, और 1840 में असम चाय कंपनी की स्थापना या असम टी कंपनी बनाई जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगा, तो असम में भारत में पहला चाय बागान लगाया गया था। उसके बाद चबुआ में ब्रिटिश चाय बागान लगा, और 40 में असम चाय कंपनी की स्थापना होती है। और भी कुछ काम हुए, जैसे प्रभाव क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभाव क्या क्या हुए, इफेक्ट क्या क्या हुआ। पहला प्रभाव हुआ इसका भयंकर अकाल। बहुत बड़े स्तर पर भारत पर अकाल आए, बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में फैमिन्स आए। अब अकाल क्यों आ रहे थे? अकाल का मतलब होता है कि जब भी मानसून खराब हो तो मानसून की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, इसी को हम अकाल बोलते हैं। फसलें खराब होती हैं, खाद्यान्न की कमी हो जाती है, फूड ग्रेन की कमी हो जाती है। अब अकाल पहले भी आ रहे थे, अब भी आ रहे थे, लेकिन इस बार अकालों से बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई, बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। कारण खाद्यान्न की बहुत कमी आ चुकी थी, क्योंकि बहुत बड़े हिस्से पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्स करके लोगों से कमर्शियल क्रॉप्स को कल्टीवेट करवाया था, वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करवाया था। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप कहेंगे सर वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन तो आज भी होता है। फिर से आपको याद रखना होगा कि आज हमारी उत्पादकता बढ़ चुकी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है। आप खुद सोच के देखिए कि हम हरित क्रांति से पहले, भारत जब आजाद हुआ, हद तक हरित क्रांति नहीं आई, हमें गेहूं जैसी चीजें भी दूसरे देशों से मंगानी पड़ती थी। अब ये सब संभव हो पाया है मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से, नॉर्मन बोरलॉग की वजह से, MS स्वामीनाथन की वजह से, और आज के उर्वरक और कीटनाशकों की वजह से। आज 1 एकड़ जमीन में हम अच्छा खासा उत्पादन कर लेते हैं, पहले नहीं होता था। आज साल भर हमारे खेत में किसी ना किसी प्रकार की फसल लगी रहती है। उस समय साल में एक फसल ही शायद निकाली जाती थी। तो यह सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा। तो खाद्यान्न की कमी हो गई, लोग बहुत बड़ी मात्रा में मरे। जैसे 1866 में उड़ीसा का अकाल आया, लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई। 76 और 78 में एक ग्रेट फ्यामिन, महान अकाल पड़ा, जिसने मद्रास, बंबई, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद इन सब को प्रभावित किया, और इन सभी क्षेत्रों में लगभग 50 लाख लोगों की मौत हुई। कहा जाता है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सिर्फ अकालों से मरे हैं, सिर्फ फ्यामिन की वजह से मरे हैं। और 1926 में 1926 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा शाही कृषि आयोग बनाया गया, रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन बनाया गया, शाही कृषि आयोग या रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन। अगली चीज, ये प्रश्न भी पूछा गया है, याद रखिएगा इसको, कि भारत में शाही कृषि आयोग कब बनाया गया था। इंडिया में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब बनाया गया था? 1926 में बनाया गया। 1928 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और लिनलिथगो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट ही है जहां से सवाल पूछा जाता है। जैसे महान अकाल कब पड़ा था, ग्रेट फ्यामिन कब आया था, यहीं से प्रश्न बनते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर बंधुआ मजदूरी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब जब आप किसी भी कमर्शलाइजेशन का काम कराओगे, लेबर की जरूरत पड़ेगी, और हमेशा कोशिश क्या रहती है कि लेबर को कम से कम पैसा देना पड़े, कम से कम पेमेंट करनी पड़े जो भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ताकि लाभ में आपकी हिस्सेदारी बढ़ सके, प्रॉफिट में जो भी बिजनेसमैन है उसकी हिस्सेदारी बढ़ सके। तो भारत में बंधुआ मजदूरी की प्रथाएं चालू हो गई। इंडिया में बहुत सारे बॉन्डेज लेबर के प्रैक्टिसेस शुरू हो गए। देखो, बंधुआ मजदूर एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी के यहाँ काम करता है और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता, और आजीवन वो उसके यहाँ काम करता रहता है सिर्फ खाने के लिए, और बहुत बेसिक सुविधाएं मिल जाती हैं। कई बार तो वो और उसकी आने वाली पीढ़ियां, प्रेमचंद्र जी के बहुत सारे ऐसे उपन्यास रहे जिसमें बंधुआ मजदूरी को भी एक विषय बनाया गया। तो बंधुआ मजदूर वही होते हैं जो लगातार एक व्यक्ति के यहाँ काम करते रहते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी की 3 प्रथाएं थी। कमियोटी प्रथा जो बंगाल और बिहार में चलती थी, दुबला हाली प्रथा जो सूरत में चलती थी, और पन्नियल हाली प्रथा जो तमिलनाडु में चलती थी। फिर ददनी और तिनकठिया जैसी प्रथाएं थी। हालांकि ददनी और तिनकठिया बंधुआ मजदूरी की प्रथाएं नहीं थी, लेकिन इनके द्वारा भी किसानों का शोषण हुआ। अब पहले इन प्रथाओं के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। जैसे सबसे पहले हम कमियोटी प्रथा की बात करते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि कमियोटी ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा है। कमियोटी प्रथा, दुबला हाली प्रथा और पन्नियल हाली प्रथा, ये तीनों ही बंधुआ मजदूरी की प्रथाएं हैं। ये सवाल पूछा गया था, यही प्रश्न पूछा गया था कि दुबला हाली की प्रथा का संबंध किस चीज से है। तो दुबला हाली प्रथा बंधुआ मजदूरी की प्रथा है। ये याद रखना कि दुबला हाली, पन्नियल हाली और कमियोटी, ये तीनों ही कैसी प्रथाएं थीं? ये तीनों ही प्रथाएं बंधुआ मजदूरी की थीं। कमियोटी प्रथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रसिद्ध थी। दुबला हाली की जो प्रथा है ये सूरत में प्रसिद्ध थी, और पन्नियल हाली की जो प्रथा है ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध थी। और ये तीनों ही क्या थी? बंधुआ मजदूरी की प्रथाएं। अब आता है ददनी और तिनकठिया पद्धति। ददनी और तिनकठिया पद्धति, देखो, तिनकठिया पद्धति बिहार के चंपारण में चला करती थी। हम आगे गांधी जी की चर्चा करेंगे तब दोबारा इसकी चर्चा होगी। किसान को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर लगभग 15% भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। किसान को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इंडिगो का कल्टीवेशन करना कंपलसरी था ऑन 15% ऑफ देयर टोटल लैंड। इसको तिनकठिया पद्धति कहा गया, और यह मुख्य रूप से बिहार के चंपारण में चलती थी। ठीक है, ददनी प्रथा, यह भी नील उत्पादन क्षेत्रों में, जहां बंगाल और बिहार में नील का उत्पादन किया जाता था, वहां मुख्य रूप से ददनी प्रथा चली। लेकिन बाद में इसका विस्तार होते गया और ये कपास और दूसरी चीजों पर भी लागू कर दी गई। इसमें क्या होता था, कंपनी के कर्मचारी जुलाहों को अग्रिम पैसे दिया करते थे, और बदले में जुलाहों को एक शर्तनामे पर हस्ताक्षर करना पड़ता था कि वे निश्चित मात्रा और मूल्य पर कपड़ा बेचेंगे। तो ये नील उत्पादन क्षेत्रों के साथ साथ कपड़ा और कपास, इन सभी क्षेत्रों में लगभग ये पूरे भारत में शुरू थी। ददनी प्रथा में होता यह था कि एक अग्रीमेंट किया जाता था, और उस अग्रीमेंट में कुछ एडवांस पेमेंट भी कर दी जाती थी, और उसमें कहा जाता था कि इतना कपड़ा हमको दोगे या इतना सामान हमें दोगे और इस कीमत पर दोगे। तो
इसमें किसानों को और जो व्यापारी होते थे उनको बहुत कम कीमत मिलती थी मार्केट प्राइस के एवज में। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 10 मीटर कपड़े की मार्केट प्राइस 1,000 रुपए है, लेकिन इस अग्रीमेंट के तहत वो कपड़ा 500 या 400 रुपए में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को देना पड़ता था। तो एक एडवांस पेमेंट थी, एक अग्रिम भुगतान था और एक बाध्यकारी समझौता था कि एक तय मात्रा और तय राशि पर ही यह सामान कंपनी को दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कि अगर ददनी प्रथा के तहत मुझसे अग्रीमेंट किया गया तो अब जितना भी कपड़ा मेरे यहाँ होगा उतना कपड़ा मुझे उस अधिकारी को देना पड़ेगा या उस व्यापारी को या उस ब्रोकर को देना पड़ेगा और उसी कीमत पर देना पड़ेगा जिस पर वो अग्रीमेंट हुआ है। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो बदला नहीं जा सकता। और ये तीनों कमियोटी, दुबला हाली, ये सब कुछ बंधुआ मजदूरी की प्रथाएं हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, अभी हम रिकॉल भी करा लेंगे। तो इसी को हमने कहा कृषि का वाणिज्यीकरण अर्थात कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहीं से कुछ और फैक्ट हैं, जैसे 1876 में इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक स्टडीज जो बाद में और 1880 में दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना की गई। 1889 में डॉक्टर वाचेलकर ने भारतीय कृषि की अवस्था की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। 1905 में अखिल भारतीय कृषि बोर्ड बनाया गया। 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया गया। 1919 में कृषि को हस्तांतरणीय विषय बना दिया गया और 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। ये प्रमुख कार्य थे जो कृषि से जुड़े हुए थे। ये तथ्यों के रूप में एक बार याद रख लिएगा। हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि 1919 के अधिनियम में दो तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट होते थे उसमें उत्तरदायित्व प्रांतों की सरकारों के ऊपर ज्यादा होता था। वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अब यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक बार पहले हम यह समझ लेते हैं और फिर अपने आखिरी टॉपिक पर आएंगे, धन का निष्कासन। अब देखो पहला सवाल बन सकता है कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है। किसी भी व्यक्ति को या किसान को वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, यही कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। किसी भी फार्मर को जब आप प्रमोट करते हैं कि आप एग्रीकल्चर में कमर्शियल क्रॉप्स को ज्यादा महत्व दीजिए, तो इसी को हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया? तो भारत में पहला चाय बागान असम के लखीमपुर में लगाया गया था। असम चाय कंपनी कब बनी? 1840 में। किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन के लोगों को भारत में चाय का व्यापार करने की अनुमति और जमीन खरीदने की अनुमति मिली? 1833 के अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा सभी ब्रिटेन के लोगों और कंपनियों को चाय का व्यापार करने की अनुमति दी और भारत में जमीन खरीदने की अनुमति भी प्रदान कर दी थी। चाय की खोज कहाँ हुई? माना जाता है कि चीन में चाय की खोज हुई थी और फिर चीन से ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलती गई। अगला सवाल, महान अकाल कब आया था? तो 1876-78 के बीच में महान अकाल आया जिसमें 50 लाख लोगों की डेथ हुई। यही कारण था कि 1880 में फिर दुर्भिक्ष आयोग का गठन भी किया गया था। अगला सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भारत में बंधुआ मजदूरी की कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी, कौन सी बैड प्रैक्टिसेस थी जो बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेज लेबर से जुड़ी हुई थी? तो उसमें कमियोटी प्रथा आता है, कमियोटी कस्टम जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रसिद्ध था, दुबला हाली की प्रथा जो सूरत में प्रसिद्ध थी और पन्नियल हाली की प्रथा जो तमिलनाडु में प्रसिद्ध थी। उसके अलावा ददनी नाम की एक प्रथा थी जिसमें एडवांस देकर के एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था और उसी पर्टिकुलर प्राइस पर कपड़ा या दूसरी चीजें बेचनी पड़ती थी। और ददनी के अलावा प्यारे दोस्तों तिनकठिया पद्धति थी। तिनकठिया पद्धति चंपारण वाले क्षेत्र में चलती थी जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर या 3 काठ भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इंडिगो की फार्मिंग करना मैंडेटरी था।
यही कृषि के वाणिज्यीकरण से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य हैं। एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक और सवाल, शाही कृषि आयोग कब बनाया गया? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब बनाया गया? तो 1926 में लिन लिथगो की अध्यक्षता में शाही कृषि आयोग या रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया गया था। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको याद रहेंगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं, आगे भी सवाल आने की पूरी संभावना है। चलिए तो अब हम अंतिम टॉपिक की ओर चलते हैं, वह है धन का निष्कासन, जिसे हम अपवाह सिद्धांत के नाम से जानते हैं और इसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। फेमस है धन का निष्कासन, अपवाह सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देखो समझिएगा, अपवाह सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें हम भारत का वयोवृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। धन के निष्कासन का मतलब था कि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटेन को पैसा जा रहा था, लेकिन उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। इसी को हम बोलते हैं वेल्थ का ड्रेन होना। जैसे आप किसी चीज पर बेतहाशा पैसा खर्च करते चले जाएं और उसके बदले में आपको कुछ भी ना मिले, उसके बदले में आपको कुछ भी ना मिले, तो आप कहोगे कि मेरा पैसा बह गया। ठीक है, मेरा पैसा बह गया। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत खतरनाक रिवाज है कि हम शादियों में, पता नहीं हमें क्या शौक है, लेकिन हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। और भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों में से हमारा ये सामाजिक दिखावा भी शामिल है कि जितनी हमारी हैसियत नहीं होती, हम उससे ज्यादा खर्च करते हैं। और जिंदगी में ना सबसे बड़ी एडवाइस है दोस्तों, जो हमेशा याद रखना, कि उतने ही पैर आपको फैलाना चाहिए जितनी चादर है। और मैं तो आपसे ये और कहता हूं कि जितनी आपकी चादर है ना, उसमें भी 1/3 हिस्सा खाली छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अपनी चादर को बड़ा करो, फिर अपने पैरों को फैलाओ, क्योंकि भारत में ना गरीबी के प्रमुख कारणों में ये शामिल है। और अभी जब मैं जाता हूँ, शादियों को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग बहुत गलत पैसा खर्च कर रहे हैं, बेतहाशा बेहिसाब पैसा, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए कि हमने इतना सोना दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया वैसा। उम्मीद है कि आप लोग कम से कम इन बातों को समझेंगे। और अच्छा है, समारोह करो, एक छोटा अच्छा समारोह, प्यारा समारोह, सिंपल सीधी शादी, लेकिन वो दिखावा बहुत ही बड़े स्तर पर हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमें याद दे तो हम क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति ने अपनी शादी में, किसी की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया, पैसा बहा दिया, क्या मिला? बस 2 लोगों की झूठी तारीफ, जो 2 मिनट में आपकी बुराई भी कर देंगे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट जब दादा भाई नौरोजी ने दिया, एक्चुअली दादा भाई नौरोजी ने बहुत कुछ किया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का अनुमान लगाया था। तब इन्होंने ये बताया, 1867 में एक निबंध इन्होंने लिखा, इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया। इनके निबंध का नाम था इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। और इसमें इन्होंने बताया कि भारत से बहुत सारा पैसा ब्रिटेन को जा रहा है, अलग अलग तरीकों से भारत से बहुत सारा पैसा ब्रिटेन को जा रहा है, इसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और फिर इस सिद्धांत को इन्होंने अपनी बहुत सारी किताबों में बहुत सारे उदाहरण और डेटा देकर के बताया। जैसे सबसे पहली बार एक पत्र, एक निबंध इन्होंने लिखा था, और निबंध का नाम था इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। इसमें पहली चर्चा हुई। उसके बाद वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इसमें भी चर्चा हुई। ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया, इसमें भी चर्चा हुई। पॉवर्टी ऑफ इंडिया, इसमें भी चर्चा हुई। एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें भी चर्चा हुई। सवाल भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दादा भाई नौरोजी की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय दादा भाई नौरोजी? कुछ किताबों में इसे इंग्लैंड डेट टू इंडिया कर दिया है, एक्चुअल में ये इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया ही है। इंग्लैंड डेट टू इंडिया लाला लाजपत राय की किताब का नाम है। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, और इन्होंने कहा था कि जो धन का निष्कासन है,
ये अनिष्टों का अनिष्ट है, ये इविल ऑफ ऑल इविल है। राष्ट्रीय आय इन्होंने 340 करोड़ रुपए भारत की बताई थी और प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपए प्रति वर्ष बताई थी। तो ये बेस हमारा तैयार हो जाना चाहिए। ये बहुत बेसिक बात है दैट वी मस्ट रिमेंबर कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। बहुत सारी किताबों में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया में, वॉन्ट्स एंड मीन्स में, पॉवर्टी इन इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इन सभी किताबों में उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत को बताया। 1886 में 1886 में जब कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, उसमें भी इन्होंने ये सिद्धांत रखा था, उसमें भी इन्होंने इस प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत सारा पैसा भारत से ब्रिटेन के लिए जा रहा है और इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है ब्रिटेन को। 1896 की बात कर रहा हूं, 86 की जगह 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में, माफ कीजिएगा 86 का नहीं, 96 के कांग्रेस अधिवेशन में पढ़ेंगे अभी। तो इनसे पूछा गया कि आप बताइए किस रूप में पैसा बाहर जा रहा है। तो इन्होंने एक शब्द दिया कि गृह प्रभार के रूप में पैसा बाहर जा रहा है, होम चार्जेस के रूप में पैसा बाहर जा रहा है। तो उनसे पूछा गया ये होम चार्जेस, गृह प्रभार या गृह शुल्क क्या है? तो एग्जाम्पल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर धारक हैं, इनको जो लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो भारत के पैसे से मिलता है। भारत को इसके बदले में क्या मिल रहा है? फिर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक ऋण पर जो ब्याज है वो भी। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है और उस लोन का पता नहीं क्या यूज करते हैं, लेकिन उस लोन पर जो इंटरेस्ट जा रहा है वो भी इंडिया की तरफ से जा रहा है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि विदेशी पूंजी पर जो निवेश किया गया है उस पर लाभांश भी भारत की तरफ से जा रहा है। रेलवे, खदान, बागान, इन सब पर लाभांश भारत के खजाने से जाता है, जबकि रेलवे के पैसे से ही लाभांश दिया जाना चाहिए। फिर यूरोपीय अफसरों की पेंशन और सैलरी, लंदन में जो कार्यालय है उसका खर्च, उन अधिकारियों के वेतन। लंदन में 1858 के अधिनियम के बाद इंडिया ऑफिस बनाया गया था, इंडिया ऑफिस या भारत सचिव का पद बनाया गया था। तो वहां पे जितने भी लोग काम करते थे उनकी सैलरी भी भारत के पैसे से ही जाती थी। तो इन सबको कहा गया कि इसके बदले में भारत को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये तो ब्रिटेन के खर्चे हैं जो ब्रिटेन को खुद पूरे करने चाहिए। और ब्रिटेन कहीं भी भारत के नाम से लोन ले लेती है और उसका पैसा भी भारत पे करती है, इंडिया पे करती है। तो इन सबको होम चार्जेस कहा गया कि इस रूप में भारत का पैसा बाहर जा रहा है और इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो एक आयोग बनाया, क्योंकि बहुत सारी बहस हो गई थी और बहुत सारे आर्टिकल दादा भाई नौरोजी ने लिख दिए थे। और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन गए, ब्रिटेन में चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी थे, और लेबर पार्टी की टिकट से चुनाव जीत के ब्रिटिश पार्लियामेंट भी गए थे, और वहां भी इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के मुद्दे को उठाया था। तो फिर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था वेलबी आयोग। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि धन के निष्कासन की जांच करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन से कमीशन की स्थापना की थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जांच करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वेलबी आयोग बनाया था, जिसे भारतीय व्यय प्रशासन पर रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, रॉयल कमीशन ऑन द एक्सपेंडिचर्स ऑफ इंडिया। तो ये छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और उसमें दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धन के निष्कासन सिद्धांत को कांग्रेस में पेश किया था। सर सैयद अहमद खान इस सिद्धांत का विरोध करते थे, दादा भाई नौरोजी इसे नैतिक निकासी कहते थे, और मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस का नाम दिया है। ये सारी बातें याद रखना कि दादा भाई नौरोजी उसे अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल द इविल्स भी कह रहे हैं, और उसे नैतिक निकासी कि देखिए बहुत आसानी से, क्योंकि भारतीय इसका विरोध ही नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर यह पैसा ले जाते हैं। ठीक है, सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था कि ये ब्लीडिंग प्रोसेस है। इसके अलावा 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी धन के निष्कासन सिद्धांत की बात की गई थी। ये टॉपिक दादा भाई नौरोजी ने बहुत पॉपुलर कर दिया था और हर जगह पर इसके बारे में बात होती थी। ठीक है, आप खुद सोचिए ना कि उन्हें आयोग बनाना पड़ा, वेलबी कमीशन बनाना पड़ा, ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा इशू बन चुका था। फिर रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इस सिद्धांत के बारे में बात की। महादेव गोविंद रानाडे ने द ऐसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी में इसके बारे में बात की। गणेश वासुदेव जोशी ने द प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन लिखा, उसमें भी इसकी बात की। गोपाल कृष्ण गोखले ने विधान परिषद में भाषण दिया, जो हमने आपको बताया था। रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसकी बात की। लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड डेट टू इंडिया की किताब में भी इसके बारे में लिखा। जॉन साल्विन कहते हैं कि हमारी व्यवस्था स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तट से सभी अच्छी चीजों को सोख करके टेम्स नदी के किनारे लाकर रख देती है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। खुद जॉन साल्विन लिख रहे हैं कि हमारी ऐसी व्यवस्था है ब्रिटिश कंपनी की और ब्रिटिश सरकार की कि सारी चीजों को इंडिया से लेकर के टेम्स में ले आती है, मतलब लंदन में ले आती है। तो यही था धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो क्या क्या सवाल बनेंगे? पहला सवाल, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। किस किताब में दिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पर उससे पहले इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया, वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इन सभी किताबों में उन्होंने इसकी चर्चा की थी। पहला व्यक्ति जिसने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान प्रस्तुत किया, फर्स्ट पर्सन जिसने इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम का एस्टिमेशन दिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है और 67-68 के आसपास जो राष्ट्रीय आय थी वो 300 करोड़ के आसपास थी। अगला सवाल पूछा जाता है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात कब की गई? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कोलकाता सेशन, और इसमें रहीमतुल्ला सयानी जो है वो अध्यक्ष थे। तब दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में पेश किया था। वेलबी आयोग बनाया गया था, वेलबी कमीशन बनाया गया था और 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रखा था। ठीक है, यही सारी बातें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी का जो जन्म है दोस्तों, वो मुंबई के नवसारी में हुआ था। मृत्यु भी इनकी मुंबई में हुई थी। भारत के वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। भारत के ब्रिटेन के लिए औपचारिक राजदूत भी थे, ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं, 1886 में कोलकाता, 1893 में लाहौर और 1906 में कोलकाता, जब पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर के उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई थी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, प्लीज याद रखिएगा कि लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। लिबरल पार्टी के टिकट से, गलती से लेबर बोल दिया था, फिन्सबेरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे। ठीक है, इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, मीन्स एंड वांट्स, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सभी इनकी प्रमुख किताबें हैं, ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो ये बातें दादा भाई नौरोजी के बारे में भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, 2-4 प्रश्नों को लगाते हैं और फिर क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में कौन का रैयत शब्द का अर्थ क्या था? तो हमने डिस्कस किया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत रैयत का मतलब किसान था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मुख्य रूप से थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों के साथ सीधा लगान समझौता स्थापित किया। डायरेक्ट फार्मर्स के साथ इन्होंने ट्रेड भू राजस्व समझौता किया था। अगला जो सवाल है नेक्स्ट, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार
माना जाता है। द सिस्टम अंडर विच फार्मर हिमसेल्फ इज द ओनर ऑफ लैंड, यहीं पे खत्म हो गया। तो वो कौन सी व्यवस्था है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, जहां किसान खुद जिम्मेदार होता है लगान देने के लिए। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये हमने डिस्कस किया था कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। रिकार्डो की ड्यूटी ऑफ रेंट पर ये आधारित थी। ठीक, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक छोटी सी क्लास हम और करेंगे जिसमें हम उद्योगों की स्थापना, रेलवे का विकास और 2-3 टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे और आर्थिक नीतियां कंप्लीट होंगी। और एक या 2 कक्षाएं हमें प्रशासनिक नीतियों में भी लगेंगी और फिर हम आ जाएंगे किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और 1857 की क्रांति में। देखो, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, पर दोस्तों जब सवाल आ जाता है ना तो फिर लगता है कि काश हमने ये पढ़ लिया होता। आज ही हमारी एक चर्चा हो रही थी तो तब मैंने भी रियलाइज किया कि यार जब आप किसी भी चीज को ना पूरा पढ़ते हो या शिक्षक के रूप में जब हम इसको पूरा पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हाँ, समय लगता है, इट टेक्स टाइम, पर उद्देश्य बड़ा क्लियर है दोस्तों। इस बार कुछ भी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं कोर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, जीके जीएस का जो हमारा कोर्स चल रहा है, सिर्फ एक उद्देश्य के साथ पढ़ा रहा हूँ और बहुत बहुत ही पवित्र उद्देश्य है और बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट उद्देश्य है कि एक बार आप विषय को पढ़ लो, बार बार पढ़ने की झंझट ना हो। एक बार समय दे दो अपनी तैयारी के दौर में। विशेष तौर पर मैं निवेदन जरूर करूंगा कि ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, धैर्य के साथ बस एक बार ना कोर्स पूरा कर लो, एक बार बस पूरा कर लो कोर्स, आपको खुद उसका प्रभाव दिखेगा। पर उन बातों को याद रखना कि क्लास करना है, पीडीएफ पढ़ना है और क्विज लगानी है, रिवीजन करना है। इस प्रोसेस को जब तक आप फॉलो करोगे ना, आपको रिजल्ट देखने जरूर मिलेगा। एक होता है चीजों को समझना, ये पहला स्टेप है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है चीजों को रिटेन करना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फेज दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।